Hello, once again you're Aradhna ma'am in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am, and I welcomes you. As you're familiar, we were discussing the 11th standard topic from history and empire across three continent. Three continent पे जिस empire ने rule किया है, Roman Empire, and we were discussing the main features, characteristics, and basic rule of that. And now we are moving towards under what circumstances and how and what factors were responsible for the downfall or decline or collapse of this empire. Okay, so let's begin with today's video, and side by side we will recall or revise the previous one also. As we have discussed in the previous video, that first and second century of Roman Empire were full of peace, prosperity, progress, economic expansion. Each and everything was very good going on in Roman Empire, and Roman Empire was expanding day by day, not only expanding but progressing also at all the forum. हर तरफ से progress हो रही है रोमन एम्पायर की. ओके, बट एट द मिड ऑफ थर्ड सेंचुरी अब एक टर्निंग पॉइंट, ट्विस्ट, ड्रास्टिक चेंज, एक आना जो एकदम से पीक पे एम्पायर है, कितनी प्रॉब्लम्स उसके लिए आनी शुरू हो गई है, वो हम लोग कर रहे हैं द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस. ओके, थर्ड सेंचुरी में अब संकट आने, मुश्किलें, अब क्राइसिस आनी स्टार्ट हो गई है. थर्ड सेंचुरी ब्रॉट द साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन. कंट्री के अंदर स्ट्रेन इतना हमने एक्सपैंड कर लिया. ओके, वी हैव डिस्कस्ड कि ऑगस्टस ने कितना बढ़िया चलाया था, ठीक है, और उसके बाद टिब्रिस ने ही उसको आगे, कोई जरूरत नहीं समझी कि इतना लंबा चौड़ा जो अंपायर है, वास्ट अंपायर है, उसी की एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना है, प्रॉपरली मैनेज करना. दैट वाज अ वाइज डिसीजन. बट ट्राजन जो रूलर आया, उसने फ्रूटलेस एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा चारों तरफ अलेक्जेंडर की तरह ड्रीम पाले इंडिया तक, वही एक प्रॉब्लम लेके आया. और हमने इन प्रीवियस वीडियो वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इटालियन डोमिनेंट एंड जो न्यू वेल्थियर क्लास इमर्ज हो रही थी, न्यू सेनेटर जिसको हम लोग कह ले या कुछ भी. ओके, ये भी जो थे एम्परर ने अपनी तरफ लेने के लिए उनको जो स्पेशल राइट कह लो, बहुत ज्यादा उनको दे दिया था कि सेनेट जो है इंटरफेयर ना कर पाए, वो भी नुकसान हुआ. अब हम लोग मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम 230s, मिड ऑफ द आ गया ना हमारा, ठीक है, थर्ड सेंचुरी का. सो यहाँ पे एम्परर जो है उसको लग रहा है कि, लग नहीं रहा इन रियल सेंस, नॉट लग रहा, सेवरल टर्म पे वो लड़ रहा है, सेवरल फ्रंट, simultaneously means at the same time, ठीक है, simultaneously at the same time, एक ही समय पे, एक ही टाइम पे कई जगह पे उसको फाइट करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. घर के अंदर भी प्रॉब्लम है, घर के बाहर भी प्रॉब्लम है, उधर भी हर तरफ से मैनेज करना. इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है. जो जीती हुई थी स्टेट वो भी रिवोल्ट करी है, प्रॉब्लम क्रिएट करी है, ये वो उनको संभालना, और बाहर वाले भी जो आउटसाइडर है उनको भी जब पता लग जाए कि इनके घर में गड़बड़ी है, वो भी आपको पता नजायज फायदा उठाते हैं. इसी तरह से ये रोमन एम्पायर का हुआ. पता लगा कि अपने ही इंटरनल क्राइसिस में बिजी हैं, तो बाहर की स्टेट्स ने भी अटैक करने शुरू किए. कौन सी इमर्ज हुई न्यू स्टेट और कैसे उन्होंने हथियाली इनकी जो एक्सपेंडेड, दैट वी विल आल्सो डिस्कस. ओके, सो ये जो था न्यू एग्रेसिव ईरान में, मैंने कहा ना कि किसी को पता लगे घर में प्रॉब्लम है तो बाहर वाले तो फटाफट आ जाते हैं. सो ये था रोमन एम्पायर में, ठीक है. एम्परर जो है ऑलरेडी फाइटिंग एट सेवरल, ठीक है, कितनी ही जगह पे सेवरल फ्रंट्स पे लड़ रहा है एक ही टाइम पे. अब बाहर वाले भी आ गए हैं देख के, और वो कौन है, ईरान. ईरान में एक नई डायनेस्टी इमर्ज हुई है जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव, उग्र जिसका हम लोग कहते हैं, ठीक है. सो ये इमर्ज हुई है 225 में,
और ये थी सासेनियन। ओके, ये बड़े एग्रेसिव थे और अपने एक्सपैंड करना चाहते थे किंगडम को, और बड़े ब्रूटल यू कैन से यूज भी कर रहे थे। और देख लिया कि रोमन जो अंपायर जो अब क्राइसिस में है, प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम तभी आती है जब एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एम्परर जो है, एफिशिएंट ना हो। ठीक है, पता लग गया वीक एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एम्परर जो है, या हेड ऑफ द कंट्री जो है, वो इंटेलिजेंट हो, संभालने वाला हो, तो बाहर वाले भी डरते हैं, पता ना। सो यहाँ पे पता चल गया अब ये एग्रेसिव होके आगे चले हैं। जस्ट विद इन 15 ईयर, 15 सालों के बीच बीच उन्होंने क्या किया, एक्सपेंड कर लिया अपनी टेरिटरी हर डायरेक्शन में, स्पेशली यूफ्रेट। ठीक है, यूफ्रेट रिवर की तरफ बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ा ली अपनी। जितने भी रोमन एम्पायर के अंदर टेरिटरीज थी या उनकी प्रोविंसेस थी, उनको जीत लिया, अपने अंदर किया। और एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन, टंग स्लिप, ठीक है, रॉक इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, बट उनका अपना ही लिखा हुआ है। ठीक है, आई हैवंट टोल्ड यू अबाउट द सोर्सेस ऑफ द दीज history, how we come to know about the Roman Empire and Iranian Empire. I will also discuss that also. Rock inscription वो होता है बेटा जो पत्थर के ऊपर खुदाई कर करके लिखते हैं। ठीक है, रॉक के ऊपर, किसी भी बिल्डिंग, किसी के ऊपर लिखा हुआ है। और वहां पे उन्होंने लिखा है कि हमने एक टाइम पे ईरान के 60,000 सोल्जर तक को कैद कर लिया और कितनी ही टेरिटरी उनकी छीन ली, उनको भागने से मजबूर कर दिया। बट ये उनका अपना लिखा हुआ है। हाउ मच फैक्ट इज देयर वी कांट से। ये इंस्क्रिप्शन उनका लिखा हुआ है कि रोमन एम्पायर कैसे कम होना शुरू हो गया या कैसे कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ है। सो ये जो था इंस्क्रिप्शन उनका है। होल सीरीज ऑफ जर्मैनिक ट्राइब्स, इसके अलावा ट्राइबल पीपल जो पावर हासिल कर रहे थे, उन्होंने भी अब एक पावर गेम, कहते हैं ना, पावर करप्ट मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट मैन। एब्सोल्युटली पावर हाथों में आनी शुरू होगी। अब यही चाहते हैं अपना इंडिपेंडेंट ओके अंपायर, और हम लोग उसके राजा हों। और ये ट्राइबल ग्रुप भी अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जर्मैनिक, ठीक है, ट्राइबल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, कॉन्फेडरेंसीज यही है। इनमें है द अलेमैनी, द फ्रैंक, द गोथ, ये सारे के सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिन्होंने रोमन एम्पायर को अब अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया है और मूव करना शुरू किया है राइन एंड डैन्यूब। आर मीन्स राइन, डी मीन्स डैन्यूब, हमने की हुई है रिवर उनकी तरफ। अब ये पीरियड जो है ये बहुत ज्यादा इन्वेजन, रिपीटेडली अटैक होने शुरू हो गए हैं रोमन एम्पायर के ऊपर। कब से कब तक? 233 टू 280 तक बहुत ज्यादा रोमन एम्पायर ने झेले हैं। अब ये इसीलिए अटैक हुए कि पता लग गया कि द एम्परर इज नॉट एबल और कैपेबल और, ठीक है, कंट्रोल द आर्मी और डायरेक्ट द आर्मी डायरेक्शन, एक ये प्रॉपर होना चाहिए। सो इसलिए ये स्ट्रेच होना, कहाँ पे पहले एक्सपैंड हो रहा था, अब स्ट्रेच हो रहा है, सुकड़ रहा है, कम हो रहा है रोमन एम्पायर। देखो अब, ठीक है। सो ये स्ट्रेच फ्रॉम ब्लैक सी टू द एल्प्स, ये और सदर्न जर्मनी, अब यूरोप की तरफ भी स्ट्रेच होना शुरू हो गया। वहां से भी इनके हाथों से किंगडम जानी शुरू हो गई है। एशिया की तरफ से भी ईरानियन डायनेस्टी का आ गया, सैसेनियन। सो रोमन एम्पायर जो था अब फोर्स हो गया अबेंडन मच ऑफ द, अपनी बहुत सी टेरिटरी को त्यागने पर, छोड़ने पर अब मजबूर हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं प्रॉपरली जब चल रही तो ऑब्वियसली रिवोल्ट कर रहे हैं। इतनी आर्मी अब रखना, इनकम हो नहीं रही है, आर्मी को लीड करने वाला एम्परर ही नहीं है कैपेबल पर्सन, तो इसलिए छोड़ दी गई। और ये सारे डैन्यूब रिवर के पार सारी की सारी, और एम्परर जो थे वो इस पीरियड में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। 47 ईयर में 25 एम्परर चेंज हो गए, समझ गए। 2 साल से ज्यादा भी नहीं किसी ने रूल किया, एकदम से एम्परर चेंज हो रहे हैं।
नया कब आएगा, कब संभालेगा, कैसे, कुछ नहीं उसको पता। ठीक है, कैपेबिलिटी है नहीं। जितने भी एम्परर हुए हैं, ऑगस्टस जैसे हमने किया है, कैपेबल था, एक्सपैंड की है उसने अपनी टेरिटरी, फैलाया है। अब कैपेबल है नहीं है तो हर एक कोई कमजोर का जैसे फायदा उठाता है, ऐसे ही पता चल गया कि एम्परर एक कैपेबल नहीं है, ऑगस्टस के सक्सेसर इतने कैपेबल नहीं है। तो ये काम जो है डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो गया है, कब्जा करना शुरू कर दिया है। 47 ईयर में 25 एम्परर तक चेंज हुए हैं, सो इसीलिए ये हुआ है। इसके अलावा इनको एक और फील्ड पे बारबेरियन एक ये बहुत ज्यादा ब्रूटल अटैक करते थे, जिसको हम लोग कह लें ब्रूटल, इतने निर्दयी, इतने बेदर्द, मतलब बहुत अलग अलग तरीकों से इंसान को मारना कि डर के ही कोई सामने ना है सोल्जर की मैं जिंदा पकड़ा गया तो मेरा क्या। इस वजह से भी रोमन जो थे ये पीछे की तरफ हटने शुरू हो गए हैं। रैपिड सक्सेशन हुआ है एम्परर का, 25 एम्परर जो है, मैंने आपको पहले कह दिया 47 इयर्स में। इसीलिए सब कुछ हुआ है, क्योंकि कोई भी कैपेबल एम्परर होता तो वो ना चेंज होता, संभाल के रखता पूरा अंपायर। ओके, सेनेट को भी, सबको, जैसे पहले आर्मी को भी, बट कैपेबल रहे नहीं, एबल रहे नहीं। जो थे थोड़ी देर राज करके चलो जी, राजा तो बने थोड़ी देर के लिए, ये बात अलग है, चाहे तबाही कर दे, नाम तो लिखा जाएगा ना कि हम लोग एम्परर। सिमिलरली जैसे प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है, एक बार प्राइम मिनिस्टर तो बन जाए, नाम तो लिखा जाएगा, ऑल्दो आई एम नॉट कैपेबल, और उसको भी चाहे पता हो जो पर्सन है, बट लालच। ठीक है, सो यही हो रहा है, एम्परर बन रहे हैं ऑल्दो दे आर नॉट कैपेबल। 25 एम्परर चेंज हुए हैं 47 इयर्स में। सो ये है एक ऑब्वियस सिस्टम था स्ट्रेन का, टेंशन का, कि कोई कैपेबल जो है, एबल जो है एम्परर ही नहीं मिल रहा या बन रहा। आपको पता है कि रोमन एम्पायर में कोई हेरिडिटरी तो था नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नॉट एट ऑल। कैपेबल पर्सन, ठीक है, ऑलरेडी वी हैव रेड कि ऑगस्टस ने भी बनाया है, जिसको, या जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन था ऑक्टाविया, जिसने ऑगस्टस नाम से चलाई है। और जूलियस सीजर ने भी ऑक्टाविया को इसलिए एम्परर बनाया क्योंकि उसने कैपेबिलिटी देख ली थी, और उसकी कैपेबिलिटी जूलियस सीजर ने कितनी अच्छी तरह से परखी कि ऑगस्टस ने ही इतना वास्ट एम्पायर बनाया रोमन का, बट यहाँ पे आगे नहीं मिले अच्छे एम्परर। ओके, सो इसलिए ये स्ट्रेन बढ़ता गया और रोमन एम्पायर डिक्लाइन, कोलैप्स हो रहा है। अब हम लोग नाउ वी आर डिस्कसिंग बेटा जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर। ये हम लोग रोमन एम्पायर के डिस्कस करने जा रहे हैं। रोमन एम्पायर जो था, मोस्टली रोमन एम्पायर में न्यूक्लियर फैमिली का प्रचलन था। न्यूक्लियर मतलब अकेले, बड़ा बेटा पेरेंट्स से अलग रहता था, खास करके जब उसकी शादी हो जाती थी, मैरिज हो जाती थी, वो अलग, पेरेंट्स के साथ नहीं रहना। ठीक है, बेटे भी मोस्टली न्यूक्लियर फैमिली का ही था। बट ये एक बड़ा अच्छा था कि जो गुलाम होते थे, स्लेव होते थे, दे वर ऑल्सो कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द फैमिली, मेंबर ऑफ द फैमिली, उनको समझा जाता था स्लेव्स, हर फैमिली के स्लेव। मैंने कहा है ना, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि रोमन एम्पायर को बेनिफिट जो है स्लेव से ही हुआ। फ्री स्लेव्स, गुलाम बना के ले आते थे दूसरे कॉन्टिनेंट से और उनसे काम करवाते थे फ्री में। सो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और अडल्ट सन, मैंने आपको जितने भी बड़े हैं वो अलग रह सकते थे, अडल्ट हो जाते थे। सो स्लेव जो थे ये, ठीक है, फैमिली का जो था एक हिस्सा माना जाता था। एक टिपिकल, ठीक है, ट्रेंड था मैरिज का। ओके, कि मैरिज में ये होता था कि लड़की जो डॉरी लेके आई है उसकी कंसीडर होती थी। इसके अलावा लड़की के जो पेरेंट्स ने, उसकी जो पेरेंट्स की संपत्ति है या फादर की तरफ नहीं है कोई, तो डॉटर को ही सब कुछ मिलता था और उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, उसके ऊपर उसके इन लॉज का या उसके हस्बैंड का कोई हक नहीं होता था। और मैरिज जो थी वो
आपस में, ठीक है, अपनी मर्जी से होती थी, और डाइवोर्स भी अपनी मर्जी से, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों को राइट था डाइवोर्स लेने का। ये नहीं कि हस्बैंड का ही राइट था डाइवोर्स, वाइफ ऑल्सो इफ इज नॉट। तो यहाँ पे रोमन अंपायर जो है, विमेन का स्टेटस जो है यहाँ पे, हाँ जी, विमेन का स्टेटस जो था वो यहाँ पे खास इतना डाउन भी नहीं कंसिडर किया गया, कुछ एक में उसको राइट दिया गया है, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है। मैरिज एज क्लियरली मेंशन है, बॉयज की जो मैरिज होती थी लेट 20s या 30s में, यानी कि 28, 29, 25 के बाद होती थी, लेट 20s में, ओके। और विमेन की लेट टीन एज में होती थी, यानी कि 18, 19 की एज में। कम से कम 10 साल का फर्क हो जाता था दोनों की एज में, गर्ल एंड बॉय की, हस्बैंड एंड वाइफ। और एज डिफरेंस से ही ये पता चल जाता है कि डोमिनेंस जो था, जो दबदबा रोब जो था हस्बैंड का होता था। 18 की एज एक चाइल्डहुड एज, टीन एज है, जबकि वो मेच्योरिटी की एज है 28, 29 एज। तो इसलिए चाहे दोनों को दिखाने को इक्वल राइट थे, बट डोमिनेंस ज्यादा हस्बैंड का ही होता था। यहाँ पे बिशप का मेंशन किया गया है, ग्रेट कैथोलिक बिशप ऑगस्टाइन। ये बिशप थे चर्च के बहुत बड़े माने हुए, नॉर्थ अफ्रीका में काफी टाइम पे इन्होंने सर्व किया है। इन्होंने लिखा है अपनी बुक में कि अपनी लाइफ में उन्होंने अपनी माँ को कितनी बार देखा कि उनके फादर पीट रहे हैं, मारते हुए, और अपने विलेज में कितने ही लेडीज के साथ सेम होता रहा है। हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को, ये आम होता था कि मारते थे, पीटते थे। हस्बैंड की ज्यादा चलती थी फैमिली में। अपने बच्चों के लिए जो फैसला करना है वो हस्बैंड ही करते थे। इवन कि अनवांटेड चाइल्ड को हस्बैंड कई बार मार भी देता था। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो बच्चे के ऊपर गुस्सा है, उसको बाहर सर्दी में निकाल देना, और वो ठंड से ही, सर्दी से ही मर जाते थे। ये हाल करते थे, मतलब हस्बैंड फादर ऑफ द, ठीक है। बट वाइफ की कुछ नहीं चलती थी। अगर वाइफ चाहे कुछ करना तो वाइफ कुछ नहीं कर पाती थी। मीन्स विमेन को इतना बढ़िया स्टेटस या प्लेस नहीं था, ठीक है। सो ये कुछ एक है। एजुकेशन भी जो थी वो हाई लेवल तक ही लिमिटेड थी। हाई लेवल के मैनेजरियल वर्क करने वाले, आर्मी ऑफिसर, एरिस्टोक्रेसी आम जो थी इतनी ज्यादा नहीं थी यहाँ पे। कल्चर डाइवर्सिटी रोमन एम्पायर में बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। कल्चर, फूड आप कह लो, लाइफ स्टाइल कह लो, ड्रेसिंग सेंस स्टाइल्स कह लो, बहुत ज्यादा वैरायटी ये तो थी। फेस्टिवल्स, सब कुछ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और वैरायटी देखने को मिलती थी। लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा तरह की, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, लोग अलग अलग तरह की भाषाएं, बोलियां, जिसको हम लोग, जैसे हमारे इंडिया में अब मिलती है, एक ही स्टेट के अंदर कितनी तरह की आपको लैंग्वेजेस या बोलियां जिसको हम लोग कहते हैं वो देखने को, सुनने को मिल जाती है। सिमिलर लाइक दैट ये बहुत सारी थी लैंग्वेजेस मिलती थी। बट मेन लैंग्वेज जो थी वो अरमेनिक लैंग्वेज थी। इसका डोमिनेंट, इसका दबदबा बहुत ज्यादा था इस लैंग्वेज का नियर ईस्ट की तरफ, ग्रुप ऑफ नियर ईस्ट में। बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर नॉट इन द रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं मिल पाई हैं, या रिकॉर्ड नहीं, या लिखा नहीं गया इनको। सो कॉप्टिक लैंग्वेज जो थी वो दैट वाज स्पोकन इन द इजिप्ट। इजिप्ट की लैंग्वेज थी कॉप्टिक। प्यूनिक एंड बेरबर ये नॉर्थ अफ्रीका की लैंग्वेज थी। सेल्टिक लैंग्वेज जो थी वो स्पेन की थी एंड नॉर्थ वेस्ट की थी। दिस इज द गुड साइन कि रोमन एम्पायर ने चाहे अपनी टेरिटरी एक्सपैंड की है, चाहे जिस तरह से मर्जी उसने कॉन्कर्ड किया या जिस तरह से मर्जी, बट उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं खत्म की। उनकी जो कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज थी वो मेंटेन ऐसे ही चलती रही हैं। सो इतनी सारी लैंग्वेजेस इसीलिए हमें देखने को मिल रही हैं। बट ज्यादातर लैंग्वेजेस आई हैव टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर इन द ओरल फॉर्म, बोलने में ही खाली, ठीक है। बोलियां जिसको हम लोग कहते हैं ये है, रिटन फॉर्म में कोई नहीं मिल रहा। कल्चर सेंटर से ही ये पता चलता है। सो
अरमैनिक जो है ये एग्जाम्पल है कि बहुत देर से ये बोली जाती थी, बट रिटन फॉर्म में ये आई है लेट 5th सेंचुरी। रोमन एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, उसके बाद अरमैनिक लैंग्वेज जो है रिटन फॉर्म में आई है, ठीक है, जो ईस्ट की तरफ थी। अब कॉप्टिक लैंग्वेज भी इसीलिए हुई क्योंकि बाइबल इसमें लिखा गया, ठीक है। बाइबल जो है वो 3rd सेंचुरी से लिखा जाना शुरू हुआ, सेक्रेड बुक ऑफ क्रिश्चियन। सो ये 3rd सेंचुरी से लिखा गया, बट 5th सेंचुरी में लेटर फॉर्म आम बोली जाने वाली अरमैनिक लैंग्वेज तब भी पॉपुलर थी, बट रिटन फॉर्म में नहीं थी। तो जो थी बाइबल पहले से लिखी गई थी और दैट इज इन द 3rd सेंचुरी, इसलिए ये भी ज्यादा रिटन फॉर्म में पहले नहीं मिली और बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिली। That's all for today. I hope you understood each and everything which I have discussed with you. But still you have any problem, send me your problem in comment section. Before leaving, once again I want to remind you, like, subscribe and share my channel to all. That's all from your Aradhna.